कुछ साल पहले तक कोई म्यूचुअल फंड पिक करना बहुत डिफिकल्ट था। फंड हाउसेस स्कीम के मैंडेट को रातों रात बदल देते थे। इमेजिन करें कि आपने एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया था, लेकिन कुछ महीनों बाद आपने पाया कि फंड का 60% एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। मैंने इंडेक्स फंड्स को भी अंडरलाइंग इंडेक्स की कंपैरिजन में हायर रिटर्न डिलीवर करते देखा है। आपको हैरानी है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। खैर, कुछ फंड हाउसेस क्रिएटिव हो गए। उन्होंने बेहतर रिटर्न कमाने के लिए इंडेक्स फंड्स में आर्बिट्राज का यूज किया। 2017 में यह सब बदल गया। सेबी ने सभी तरह के मैल प्रैक्टिस को खत्म कर दिया। रेगुलेटर ने म्यूचुअल फंड के हर एक कैटेगरी और मैंडेट को डिफाइन किया। यह एक बेहतरीन मूव था और यह इंडस्ट्री में सबसे बड़े रिफॉर्म में से एक था। अब फंड मैनेजर्स अपने मैंडेट से डेविएट नहीं कर सकते। इसके बावजूद सही फंड को चूज करना अभी भी बहुत ट्रिकी है। आज म्यूचुअल फंड के लगभग 37 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 11 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। डेट के 16 कैटेगरीज हैं। उसके बाद हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स और फंड ऑफ फंड्स भी हैं। इनमें से ज्यादातर कैटेगरीज इन्वेस्टर्स की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करती है। आपको कौन सा पिक करना चाहिए वो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि आपको कौन सा फंड चुनना चाहिए और कब, पर कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको निश्चित रूप से अवॉइड करनी चाहिए। हम उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। आपको अग्री होना चाहिए कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आपको जरूर हायर रिटर्न्स भी मिलेगा, लेकिन ये कैटेगरीज इस तरह काम नहीं करती हैं। इस वीडियो में हम 5 कैटेगरीज पर चर्चा करेंगे जो हमें लगता है कि आपको निश्चित रूप से अवॉइड करनी चाहिए। हम उनके कारणों पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी सेक्टर एंड थीमेटिक फंड है। आइए देखें सेबी किस प्रकार इसे डिफाइन करता है। मैंडेट कहता है कि फंड का किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक में एटलीस्ट 80% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए यहां एक एग्जाम्पल है। ऐसे लगभग 15 फंड्स हैं जो केवल फार्मा कंपनीज में या हेल्थ केयर में शामिल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे बड़ी स्कीम निपॉन इंडिया फार्मा फंड है। इसके सभी इन्वेस्टमेंट सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन आदि जैसी फार्मा कंपनीज में है। अब जब एक पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म करता है, उस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए बहक जाना और उसमें इन्वेस्ट करना बहुत सरल होता है। लेकिन बेहतर होगा कि आप उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत अधिक रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को एक सेक्टर में एक्सपोज करते हैं, तो आपका रिटर्न उस एक सेक्टर के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। इस कारण से एक सेक्टर फंड में हाई ग्रोथ के बाद नेगेटिव रिटर्न के पीरियड शुरू हो जाते हैं। इसे समझने के लिए आइए एक डेटा पर गौर करें। हमने पिछले 10 सालों के लिए टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स पर नजर डाली। हमने पाया कि टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स हर एक साल बदलते रहते हैं। 2 लगातार सालों के लिए बैंकिंग, एनर्जी या आईटी जैसे कोई भी सेक्टर टॉप परफॉर्मिंग नहीं थे। जैसा कि हमने फार्मा के बारे में बातचीत की थी, आइए उसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने निपॉन इंडिया फार्मा फंड के ईयरली परफॉर्मेंस पर नजर डाली थी। हमने इस फंड को इसलिए चुना क्योंकि यह फार्मा सेक्टर में सबसे बड़ी स्कीम है। फार्मा 2015 में और 2020 में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था। निपॉन इंडिया फार्मा ने 2015 में 19% रिटर्न दिया था। निफ्टी 50 टीआरआई ने -3% डिलीवर किया था। लेकिन 2016 में निपॉन इंडिया फार्मा फंड के रिटर्न 10.58% गिर गए। दूसरी तरफ निफ्टी 50 टीआरआई 4% बढ़ा। आप 2015 के बाद से निपॉन इंडिया फार्मा फंड के रिटर्न और निफ्टी 50 टीआरआई के रिटर्न के बीच कंपैरेटिव रिटर्न्स पर गौर कर सकते हैं। क्या आप रिटर्न में वॉलेटिलिटी देखते हैं? ये निफ्टी 50 टीआरआई की तुलना में बहुत अधिक राइज करता है, लेकिन इसमें गिरावट भी बहुत अधिक आती है। आइए अब थीमेटिक फंड्स के बारे में बात करते हैं।
जैसा कि नाम से पता चलता है, ये फंड पर्टिकुलर थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ कॉमन थीम्स में कंजम्पशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स और बिजनेस साइकिल शामिल हैं। ये अपीलिंग लग सकते हैं। इनमें से कई सीधे तौर पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से रिलेटेड लगते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हमें यह देखने के लिए कि वो कहां और कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनके पोर्टफोलियो पर नजर डालने की जरूरत है। जब हम ऐसा करते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि कुछ थीम इतने ब्रॉड है कि वो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की तरह है। दूसरे फंड्स में थीम इतने नैरो है कि किसी सेक्टर फंड की तरह है। कुछ एग्जाम्पल यहां हेल्प कर सकते हैं। हाल ही में कई फंड हाउसेस ने बिजनेस साइकिल फंड्स लॉन्च किया है। ऐसे 5 फंड्स हैं जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए सबसे बड़े फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स पर नजर डालें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड के पास आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी इंडिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉप 5 होल्डिंग्स एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड से ज्यादा डिफरेंट नहीं लगती हैं। इसलिए आपको ऐसे ब्रॉड थीम में कोई भी यूनिक चीज नहीं मिल रही है। अब नैरो थीम के साथ एक फंड पर नजर डालें। एग्जाम्पल के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड्स पर गौर करें। यह इस थीम में सबसे बड़ा फंड है, जिसका AUM 2456 करोड़ है। फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स ऑटो कंपनीज हैं। आप नामों तथा होल्डिंग्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं। फंड का एक सेक्टर में हैवी कॉन्सेंट्रेशन है। इसका रिटर्न ऑटो सेक्टर के परफॉर्मेंस से जुड़ा है। नैरो थीम के साथ स्कीम्स एक सेक्टर फंड की तरह बिहेव करती हैं और उनके सामने इसी प्रकार के चैलेंजेस होते हैं। आइए अगले फंड पर चलते हैं। यह आपको सरप्राइज कर सकता है, लेकिन अगली कैटेगरी जिसे हम सोचते हैं कि आप अवॉइड कर सकते हैं, वो है स्मॉल कैप फंड्स। हम इस बात से एग्री करते हैं कि स्मॉल कंपनीज में मिड और लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में तेजी से ग्रोथ करने की पोटेंशियल होती है। यही कारण है कि स्मॉल कैप्स लार्ज और मिड कैप्स के कंपैरिजन में ज्यादा सर्ज करती हैं, जब मार्केट लार्ज और मिड कैप्स के कंपैरिजन में रैली करती है। लेकिन साथ ही मार्केट के करेक्ट होने पर उन पर भी कड़ी मार पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो लार्ज और मिड कैप्स के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ज्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब है ज्यादा रिस्क। जाहिर है, जब आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आप ज्यादा रिटर्न भी चाहते हैं, लेकिन स्मॉल कैप के मामले में ऐसा नहीं होता। अगर आप स्मॉल कैप के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को देखें तो आप पाएंगे कि वो मिड या लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में हायर रिटर्न डिलीवर करने में सक्षम नहीं है। आइए डेटा पर नजर डालते हैं कि क्या यह सच है। हमने निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, निफ्टी 50 TRI, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 150 TRI के 7 साल के रोलिंग रिटर्न पर गौर किया। यहां हमने पाया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के कंपैरिजन में हायर रिटर्न्स ऑफर किए। किन्हीं भी 7 सालों में मिड कैप और नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इन्वेस्टर का मिनिमम रिटर्न भी अधिक होता है। इन सब इंडेक्सेस के कंपैरिजन में स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा रिस्क कैरी करते हैं। आप में से कई एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स के बारे में सोच रहे होंगे। आपके कुछ सवाल हो सकते हैं। क्या तब पिक्चर बदल जाती है जब हम एक्टिव फंड्स की तरफ देखते हैं? आइए पता करते हैं। हमने एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स के रोलिंग रिटर्न पर नजर डाली। 7 साल रोलिंग रिटर्न्स के लिए हमने उन फंड्स की तरफ देखा जो 2015 से पहले एग्जिस्ट करते थे। ऐसी 13 स्कीम्स हैं। लगभग आधी एक्टिव स्मॉल कैप स्कीम्स ने निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। कुछ स्कीम्स ने इससे ज्यादा रिटर्न्स भी दिए हैं, लेकिन फंड्स के साथ हमेशा ही एक चैलेंज रहा है। आप कभी नहीं जानते कि कौन सा फंड 7 या 10 साल के बाद अपना परफॉर्मेंस जारी रखेगा। अगर आपको किसी भी स्मॉल कैप फंड में विश्वास है तो आप उन पर कंसिडर करें। जो कम वॉलेटिलिटी देखना चाहते हैं वो लार्ज और मिड कैप फंड्स में स्टिक कर सकते हैं। अब आइए फंड्स की तीसरी कैटेगरी पर चर्चा करें जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बीच का अंतर जानते हैं?
उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, यहां उनका बैकग्राउंड है। आइए 2017 और 2018 में वापस चलें, जब सेबी ने हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी को डिफाइन किया था। उस समय मल्टी कैप फंड्स अपनी इच्छा से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे। वो किसी भी प्रोपोर्शन में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन सितंबर 2020 में रेगुलेटर ने मल्टी कैप फंड्स की डेफिनेशन बदल दी। सेबी ने कहा कि मल्टी कैप फंड्स को एक प्री डिफाइंड मार्केट कैप पर टिके रहना होगा। इसलिए उन्हें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स हर एक में 25-25% इन्वेस्ट करने का मैंडेट दिया गया। रिमेनिंग 25% के लिए सेबी ने उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, जिसमें भी वो इन्वेस्ट करना चाहें। लगभग 2 महीने बाद नवंबर 2020 में सेबी ने एक दूसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस की। मल्टी कैप फंड्स के अलावा सेबी ने कहा कि फंड हाउसेस फ्लेक्सी स्कीम्स भी रख सकते हैं। इन फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपनी इच्छा से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने की अनुमति दी गई। अब हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। एक मल्टी कैप फंड है, इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरा फ्लेक्सी कैप है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम मानते हैं कि इन्वेस्टर मल्टी कैप फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं और इसकी जगह फ्लेक्सी कैप पर गौर कर सकते हैं, अगर वो डिफरेंट मार्केट कैप्स में, कंपनीज में एक्सपोजर लेना चाहते हैं। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर्स को मार्केट कंडीशंस के अनुरूप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच मूव करने में फ्रीडम मिलती है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एलोकेशन के लिए इन्वेस्टर इनमें से हर एक कैटेगरीज के फंड में इन्वेस्ट करना चुन सकते हैं। इस तरह आप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में अपने खुद के एसेट एलोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। अगली 2 कैटेगरीज जिन पर हम डिस्कस करेंगे, डेट म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं। डेट में अवॉइड करने के लिए पहली कैटेगरी क्रेडिट रिस्क फंड है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये फंड क्रेडिट रिस्क लेते हैं। आइए समझते हैं कि क्रेडिट रिस्क क्या है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन 10% इंटरेस्ट रेट ऑफर करने वाली एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। दूसरा ऑप्शन एक छोटी अनजान कंपनी है जो उतना ही रिटर्न देती है। आप किसे चूज करेंगे? मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को चूज करेंगे। आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आपका ट्रस्ट है और आपको विश्वास है कि यह डिफॉल्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ आप किसी छोटी अनजान कंपनी को लेकर स्केप्टिकल होंगे। आपके पास इस तरह का कंफर्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर 0 या लो क्रेडिट रिस्क है, छोटी कंपनी पर हायर क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क फंड ऐसे पेपर खरीदते हैं जो रिस्की होते हैं। उन्हें अपने नेट एसेट का कम से कम 65% उन पेपर्स में इन्वेस्ट करने का मैंडेट होता है जिनके पास हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग नहीं होती। इसलिए ज्यादातर पेपर्स जो इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं AAA रेटेड नहीं होते हैं। फंड मैनेजर्स कम क्वालिटी के पेपर्स खरीदते हैं क्योंकि वो हायर रिटर्न्स ऑफर करते हैं। बहरहाल कभी कभी चीजें फंड मैनेजर्स के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप काम नहीं भी करती हैं। हमने इसे रिसेंट पास में देखा है। IL&FS क्राइसिस के बाद कई कंपनीज ने म्यूचुअल फंड्स के अपने पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। एज अ रिजल्ट कुछ क्रेडिट रिस्क फंड्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। डेट इन्वेस्टमेंट्स का पर्पस पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। किसी डेट स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद आपको प्रिंसिपल लूज नहीं करना चाहिए, इसलिए इस कैटेगरी को अवॉइड करना बेहतर है। इसके बजाय अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन का फंड के एवरेज पोर्टफोलियो मैच्योरिटी के साथ मैच करें। कुछ दिनों से लेकर 1 साल तक के इन्वेस्टमेंट के लिए ओवरनाइट, लिक्विड फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन या मनी मार्केट फंड पर गौर करें। 1 साल से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकिंग और PSU डेट फंड्स शॉर्ट से लेकर मीडियम ड्यूरेशन स्कीम्स और ऐसे ही दूसरे विकल्पों को एक्सप्लोर करें। हमारे पास इसे एक्सप्लेन करने वाला एक वीडियो है। आइए उस फाइनल कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिसे आप मिस कर सकते हैं। हमारा मानना है कि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वेल सूटेड नहीं है। इनमें लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड शामिल हैं। इन फंड्स को कम से कम 7 सालों की मैच्योरिटी के साथ डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर्स के प्राइस इंटरेस्ट रेट चेंजेस को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो इन फंड्स द्वारा हेल्ड बॉन्ड्स की कीमतें डाउन हो जाती हैं। इसलिए ये फंड नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका रिवर्स भी सच है। इन फंड्स ने डबल डिजिट रिटर्न भी डिलीवर किए हैं जब इंटरेस्ट रेट में गिरावट आई है।
डेटा को देखने से आपको यह समझने में सहायता मिलेगी कि हम क्या कह रहे हैं। हमने लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स पर गौर किया है। यहां हमने पाया है कि ये फंड्स 3 महीनों में डबल डिजिट फॉल में आ सकते हैं, लेकिन ये एक क्वार्टर में लगभग डबल डिजिट रिटर्न भी डिलीवर कर सकते हैं। अब एक सिनेरियो पर कंसिडर करें जहां आपने इनमें से एक फंड में इन्वेस्ट किया है और आपके एग्जिट होने के समय पर यह फंड डाउन होकर डबल डिजिट में आ चुके हैं। इसलिए बेहतर है कि लॉन्ग टर्म गिल्ट और बॉन्ड फंड्स को अवॉइड किया जाए। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप मैच्योरिटी फंड्स को टारगेट करने पर विचार कर सकते हैं। ये पैसिव फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह काम करेंगे। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक इंडिकेटिव यील्ड मिलता है। अगर आप मैच्योरिटी तक फंड के साथ स्टे करते हैं तो आपको इंडिकेटिव यील्ड के करीब यील्ड मिलेगा। तो आइए अब रीकैप करें। हमने 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज पर चर्चा की जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। इनमें सेक्टर और थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप स्कीम्स, क्रेडिट रिस्क और लॉन्ग टर्म फंड्स शामिल हैं। हमने मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप स्कीम्स क्यों बेहतर ऑल्टरनेटिव हैं इस पर भी चर्चा की। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो उस लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.